है आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी सोच रहे होंगे काफ़ी समय अंतराल के बाद हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, हम बेशक आपके समक्ष काफ़ी समय के बाद उपस्थित हुए हैं, बट हम अपनी जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा टॉपिक है, उसको हम उसी रिदम पर लेकर के चलेंगे। ठीक है, हमें अपनी स्टडी में अंतराल नहीं देना है, अपनी स्टडी को जो है लगातार कंटिन्यू रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय अध्यक्षा जी का चयन हो चुका है, आयोग में वो अध्यक्षा के रूप में पहुंच चुकी हैं और एग्जाम की प्रबल संभावना है। तो इसलिए अब जो हम अभी तक जो हम लोगों का ये होता था कि मन है तो पढ़ लिया, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें अपनी तैयारी को स्पीड देनी होगी और पुनः जो है अपनी स्टडी पर जी जान से लगना होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने समय को देखते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चल रहे हैं। तो बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि लास्ट जो हमने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया हुआ था, तो उसमें हमने मुगल वंश की स्थापना हमने स्टार्ट कर दी थी। किसने मुगल वंश की स्थापना की और किसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ये सारी चीजें हमने आपसे क्लियर किया हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये सब ये मुगल कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में भी हमने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो जाकर के लास्ट वीडियोस दे सकते हैं। सारी जानकारी हमने A to Z आप सभी को दी हुई है। तो हमने लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा किया था जो मुगल काल के शासक थे, उनकी हायरार्की के बारे में हमने आपको बताया था कि किसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा और कितने समय तक वो जो है मुगल साम्राज्य को जो है संभाला। इसके लिए हमने जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे और पूर्ववर्ती मुगल शासक थे, इन सब के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक कंटेंट पर हमने जो है क्या किया, डिस्कस किया हुआ है। अब उस दिन हमने हायरार्की बताई थी, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मुगल काल के एक एक शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुगल काल का पहला शासक कौन है, जिसको मुगल वंश का संस्थापक मानते हैं, तो वो कौन है, बाबर है। तो आज हम बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम जानकारी करेंगे बाबर की जो पर्सनल उसकी लाइफ थी, किस तरह से उसने स्ट्रगल करते हुए इतनी कम एज में जो है मुगल साम्राज्य भारत जैसे अनजान शहर में उसने क्या किया कि मुगलों की शासन सत्ता संभाली, नए तरीके से मुगल वंश की नींव डाली। ठीक है, तो कैसे कैसे उसका संघर्ष रहा है पर्टिकुलर, हम पहले उसके बारे में जानकारी करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं मुगल काल में बाबर के बारे में तो बाबर की अगर हम बात करते हैं तो बाबर का मूल नाम जो था वो क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद था। जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था, ये बाबर का नाम था। कई बार ये चीजें एग्जाम में देखने को मिली है। मुगल काल के जितने भी शासक हुए हैं, सभी शासकों के मूल नाम के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है और इस पर आपको फोकस भी करना है। ओके, तो अगर हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर का मूल नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके बाद में इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म अगर हुआ है तो इसकी डेट को लेकर के हमें जानकारी मिलती है कि 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मावरा उन्नहर नामक स्थान पर हुआ था। ये मावरा उन्नहर नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है, ट्रांस आक्सियाना प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ट्रांस आक्सियाना प्रदेश में पड़ता है, जो कि यहाँ पर इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उस समय इसके पिता कहाँ के, फरगना के जो है शासक हुआ करते थे। ओके, क्लियर होना इतना। मूल नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद। जन्म कब हुआ है, तो जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कहाँ पर, मावरा उन्नहर नामक स्थान पर। ये कहाँ पड़ता है, तो ट्रांस आक्सियाना प्रदेश में पड़ता है। ओके, फिर इसके बाद में अगर हम इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं तो इनकी माता थी कुतलुग निगार खानम और इनके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। क्या था, उमर शेख मिर्जा। और अब हम बात करेंगे कि इसके उपनाम क्या था, तो इसके उपनाम कई सारे थे। वो कौन कौन से थे, तो अगर उपनामों की बात करें तो इसके उपनाम जो थे, पहला उपनाम था हजरत फिरदौस मकानी। क्या था, हजरत फिरदौस मकानी। और दूसरा क्या था, मालियों का मुकुट।
क्या था? मालियों का मुकुट। आपसे क्वेश्चन में यहाँ से पूछ सकता है कि हजरत फिरदौस मकानी किसकी उपाधि थी या किसका उपनाम था? तो वो कौन था? बाबर था। इसके बावजूद तीसरी जो इसकी उपाधि है या तीसरा कौन सा उपनाम था? तो तीसरा उपनाम था कलंदर। अब ये कलंदर इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जब ये शासक बना तो शासक बनने के टाइम इसने अपनी जनता को खुश करने के लिए इसने बहुत सारे धन का वितरण करता था, इसलिए इसको किस उपनाम से जाना गया? कलंदर के उपनाम से जाना गया। कलंदर का मतलब ही होता है धन का दान करने वाला, यानी जनता को खुश रखने के लिए धन का वितरण करने वाला या दान करने वाला, उसको क्या कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद में आता है बादशाह। तो बादशाह के बारे में अगर हम बात करें तो ये कितनी बार अपने जीवन काल में बादशाह बना या शासक बना, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम बादशाह की बात करें तो ये अपने जीवन काल में 2 बार शासक बना। वो कब कब? पहली बार ये शासक बना है 1506 से 1507 में। क्या भारत का ही शासक बना है? तो जी नहीं, ये भारत का शासक नहीं बना था। 1506 से लेकर के 1507 की अगर बात करें तो ये काबुल पर का शासक बना। ठीक है, इसके पिता की मृत्यु के बाद ये जो है शासक कहाँ का बनता है? ये काबुल का शासक बनता है। फिर इसके बाद में 1526 में, यानी 1506 से लेकर 1526 यानी 20 वर्ष बाद जो है ये कहाँ का शासक बनता है? तो ये भारत का शासक बनता है। ओके, अब ये जब भारत का शासक बनता है, इसके पहले इसकी उपाधि कौन सी हुआ करती थी? तो बादशाह बनने के पूर्व इसकी उपाधि हुआ करती थी मिर्जा। ये मिर्जा की उपाधि इसको कहाँ से मिली है? अपने वंशजों से मिली थी, क्योंकि इसके पिता थे कौन? उमर शेख मिर्जा। तो इस वजह से ये शासक बनने के पूर्व इसने मिर्जा की उपाधि भी धारण की हुई थी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में कुछ अन्य भी उपाधियां हैं जो कि हम आपसे डिस्कस कर लें। ये उपाधियां ऐसे नहीं है, ये वही उपाधियां हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। अक्सर ये उपाधियां जो है एग्जाम में पूछता है और देखने को मिली भी है, तो इसलिए आपको ऐसे ही हल्के में नहीं लेना है। इन सारी उपाधियों पर फोकस करना है और किसी भी तरीके से ट्रिक बना करके आप लोग अपने अपने माध्यम से ट्रिक डेवलप करके इसके बारे में जो है जानकारी कर सकते हैं, इनकी उपाधियों के बारे में जो है याद कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर हम अन्य उपाधियों की बात करें तो इस बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा गया है। क्या कहा गया है? जीवनी लेखकों का राजकुमार। और दूसरी अगर उपाधि की बात करें तो दूसरी उपाधि थी आजीविका ढूंढने वाला सैनिक। क्या था? आजीविका ढूंढने वाला सैनिक। तो बाबर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो जीवनी लेखकों के राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कौन सा है? आजीविका ढूंढने वाला सैनिक। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे शिष्य, यानी कि ये किसका शिष्य था? तो अगर हम शिष्य की बात करें तो शिष्यों में जो है सूफीवाद के अंतर्गत कई सारे जो है सिलसिले आते हैं। तो उन सिलसिलों में नक्शबंदी सिलसिले का जो है कि एक सूफी संत हुआ करते थे, वो कौन? उबैदुल्ला अहरार। यानी कि अगर इसके गुरु की बात करता है तो ये इसके गुरु कौन थे? उबैदुल्ला अहरार, जो कि नक्शबंदी सिलसिले के संत, सूफी संत हुआ करते थे। ओके, अब यह जो है इस तरह से, यानी कि शिष्य पूछे तो शिष्य किसका था? उबैदुल्ला अहरार का। या फिर अगर पूछ लेता है उबैदुल्ला अहरार किसके शिष्य थे, तो ये किसके शिष्य थे? बाबर के शिष्य, बाबर गुरु पूछता है कि उबैदुल्ला अहरार किसके गुरु थे, तो ये गुरु किसके होंगे? बाबर के होंगे। ओके, क्लियर हुआ। अब इसके बाद में इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो कौन सा है कि अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि एशिया का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम गोला बारूद का जो है प्रयोग किया, सफलतापूर्वक प्रयोग किया, तो वो कौन था? वो कोई और नहीं था, ये बाबर ही था।
क्या था, ये एशिया का प्रथम शासक था जिसने गोला बारूद का सफलतम पूर्वक प्रयास किया। आई होप आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी, इसका मूल नाम क्या था, इसके माता पिता कौन थे, इसका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। और जितनी भी उपाधियां हैं इनको आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब हम जानते हैं, यहाँ तक कंप्लीट किया। अब हम जानते हैं इसके वंश के बारे में कि इसका वंश कौन था। तो इसके जो वंश थे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो कौन थे? अगर हम बात करते हैं बाबर के पितृपक्ष की ओर से, किसकी ओर से? पितृपक्ष की अगर ओर की हम बात करें तो पितृपक्ष की ओर से तैमूर का ये 5वां वंशज था। किसका था? तैमूर का 5वां वंशज था। अगर कहते हैं मातृपक्ष की ओर से किस वंश का ये शासक था, तो मातृपक्ष की ओर से ये चंगेज खां का 14वां वंशज था। कौन सा वंशज था? चंगेज खां का 14वां वंशज था। अब आप सभी अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम के टाइम लंबे समय तक इसको अपने माइंड में सेट करने के लिए क्या करना है, क्योंकि आप जब आपके सामने एग्जाम आता है तो आप इसको इससे जोड़ देंगे, कहीं इसको इससे जोड़ देते हैं। ओके, तो ये चीज क्लियर करने के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे, ट्रिक ये बताना चाहेंगे कि ये अगर बात करता है मातृपक्ष की ओर से, जो मातृपक्ष थी, तो मातृपक्ष की ओर से कौन सा शासक था? 14वां वंश। मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। ओके, तो 14वां वंशज चंगेज खां। चंगेज का मतलब चंगा, यानी अगर एक बेबी अपनी माँ के पास रहता है तो वो कैसा रहता है? चंगा। चंगा मतलब क्या होता है? स्वस्थ रहता है। तो इस तरह से इसको आप जोड़ेंगे किसके? मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। चंगेज खां का 14वां वंशज। ओके, ये जब आप क्लियर कर लेंगे तो ये पितृपक्ष वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज को। ओके, अब इसके बाद में 1494 ईस्वी में ये 12 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था। कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में। अब आप सोचिए कि जब ये गद्दी पर बैठा था तो ये 12 वर्ष की इसकी आयु थी। अगर आज के बच्चों से कंपेयर किया जाए तो आज के बच्चों की एज तो 12 वर्ष तो सिर्फ खेलने खाने की उम्र थी, लेकिन ये इतना महत्वाकांक्षी शासक था, इतना इसके अंदर टैलेंटेड था कि 12 वर्ष में फरगना की गद्दी पर बैठा और बहुत अच्छे तरीके से उसका निर्वहन भी किया। ओके, अब जब ये फरगना की गद्दी पर बैठा तो ये जो है इसने क्या किया? समरकंद को जीतने का 3 बार प्रयास किया। ओके, जो ये समरकंद को क्यों जीतना चाह रहा था? ये समरकंद को ये इसलिए जीतना चाह रहा था क्योंकि यह इसके पूर्वजों की राजधानी हुआ करती थी। तो कोई भी शासक हो उसको ये लगता है कि ये हमारे पूर्वजों का है, तो उसने क्या किया? इस समरकंद को पूर्वजों की राजधानी होने की वजह से इस समरकंद को जीतना चाहता था। और इस समरकंद को जीतने के लिए इसने 3 बार प्रयास किए। तो कब कब उसने प्रयास किए? पहला प्रयास उसने किया 1497 ईस्वी में। ठीक है, कौन? 1497 ईस्वी में जब ये इसको जीतने का प्रयास किया था तो उस समय यहाँ पर शासक कौन था? शैबानी खां था। ओके, उज्बेक शासक कौन था? शैबानी खां था। तो इसने 1497 ईस्वी में जब समरकंद को जीतने का प्रयास किया तो ये इसको सफलता भी प्राप्त हुई और ये समरकंद को जीत भी गया। किंतु दुर्भाग्यवश इस समरकंद को अपने पास सिर्फ और सिर्फ 100 दिन ही मात्र रख पाया। कितने दिन? 100 दिन ही रख पाया और इसके हाथ से एक बार फिर से जो है समरकंद निकल गया। ये जो कि नेतृत्व किसने किया था? शैबानी खां ने। भाई जब किसी की राजधानी अगर छिन रही है तो वो कोशिश तो करेगा ना, छिन गई है तो उसको पाने की पुनः कोशिश करेगा। तो पहली बार इसने जब ये समरकंद जीता 100 दिन अपने पास रखा। दूसरी बार समरकंद जीतने का प्रयास किया तो 1501 ईस्वी में जो है इसने दोबारा समरकंद जीतने का प्रयास किया। इसमें भी वो सफल होता है और जब इसमें सफल होता है तो 8 माह तक
जो है या इसको अपने अंडर में कर रखा होता है इसने, लेकिन 8 माह के बाद पुनः जो है समरकंद इसके हाथ से निकल जाता है, फिर ये हार जाता है। फिर तीसरी बार प्रयास करता है कब? 1502 ईस्वी में। और 1502 ईस्वी में जब ये समरकंद को जीतने का प्रयास करता है, तो किससे जीतने का प्रयास करता है? सैबानी खां से। तो सैबानी खां और इसी बाबर के बीच में एक युद्ध होता है। कौन सा? सर-ए-पुल का युद्ध होता है। क्या होता है? सर-ए-पुल का युद्ध होता है। और जब सर-ए-पुल का युद्ध होता है तो ये समरकंद जो है बाबर हमेशा के लिए सैबानी खां से हार जाता है, यानी हमेशा के लिए इसके हाथ से समरकंद निकल जाता है। ओके, ये रही समरकंद की बात। अब समरकंद तो इसके हाथ से निकल चुका था। फिर इसके बाद में जहाँ का ये शासक था, कहाँ का? फरगना का शासक था। जब ये समरकंद को जीतने में लगा हुआ था, इसी समय इसका सौतेला भाई एक होता है जहांगीर मिर्जा, जिसने कि क्या किया? फरगना पर अधिकार कर लिया। अब बाबर पर दो विपत्तियां एक साथ आती हैं। एक तो समरकंद उसके हाथ से निकल गया, दूसरा जो उसके हाथ में क्या था? फरगना की गद्दी थी, वो भी उसके जो सौतेला भाई था वो भी उसने हथिया लिया। तो जब वो भी उसने हथिया लिया, जो महत्वपूर्ण राज्य थे इसके हाथ से दोनों राज्य निकल चुके थे। तो इस तरह अब जो है बाबर होता है ये राज्य विहीन हो जाता है, यानी कि इसकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जैसे कि एक स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और इन्हीं उतार चढ़ाव के रहते हम यानी कोई भी स्ट्रगलशील यानी जो संघर्षशील व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य को पा लेता है कहीं ना कहीं पर। ठीक है, अगर आप घबराते नहीं हैं, इसी बाबर की भांति आप इन उतार चढ़ाव का अगर सामना करते जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं जरूर अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होंगे। ओके, तो ये थी इसकी बाबर के उतार चढ़ाव की कहानी। तो इस तरह से क्या होता है कि इसके हाथ से समरकंद और फरगना दोनों निकल चुके हैं। अब इसके बाद में ये इन सारी अपनी पराजय से घबराता नहीं है, इनका सफलतापूर्वक सामना करता है। फिर इसके बाद में 1504 ईस्वी में इसने काबुल को जीता, और 1507 ईस्वी में क्या जीता? कांधार जीता। ठीक है, इन दोनों राज्यों पर विजय प्राप्त की। इसके बाद में 1511 से 12 ईस्वी में बाबर क्या करता है? बाबर ईरान के शाह इस्माइल से समझौता कर समरकंद, बुखारा और खुरासान को जीत लिया। क्या कर लिया? समरकंद, बुखारा और खुरासान को जीत लिया। ठीक है, तो इसको कुछ ना कुछ यानी कि वहां पर शासन करने का, वहां रूल करने का एक जरिया मिल गया। किसके साथ ये जो है करता है समझौता? शाह इस्माइल के साथ। शाह इस्माइल कहाँ का शासक होता है? ईरान का शासक होता है। ओके, फिर जब ये जीत लेता है, इसके बाद ये शिया धर्म अपना लेता है, और इस शिया धर्म को अपनाने के बाद एक उज़्बेक नेता होता है 1512 ईस्वी में। ये उज़्बेक नेता होता है अब्दुल्ला ने। इसने क्या किया? इस अब्दुल्ला ने बाबर को कुल-ए-मालिक नामक स्थान पर बाबर को परास्त कर बाबर का समस्त राज्य जीत लेता है, और एक बार फिर से बाबर जो है बेघर हो जाता है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब इसको कुछ नहीं बचता है, वहां पर कुछ नहीं मिलता है, तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब वो आगे का हम कदम कैसे उठाएं। तो वो वहीं पर घूमता फिरता रहता है। ठीक है, अब जब इसके पास कुछ नहीं रहता है तो इसने किसी से भारत के बारे में सुन रखा होता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि बहुत धनी संपन्न देश है, और अगर वो कोशिश करे तो वो भारत जैसे महान देश को विजिट कर सकता है। तो इसके लिए ये ऑलरेडी यहाँ से राज्य विहीन हो चुका था। इसी कहानी को सुनने के बाद इसने भारत विजय का प्लान बनाया, और जब इसने प्लान बनाया उसको फॉलो भी किया। एटलीस्ट यहाँ पर इसने क्या किया? भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो ये बच्चों था बाबर के बारे में, जो उनके यानी कि उनके संघर्षमय जीवन था, कैसे उतार चढ़ाव आए, कैसे उसने उसका सामना किया, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो
वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जो कि बाबर ने भारत की ओर रुख किया अपने वतन को छोड़ करके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके समक्ष ये लेकर के आएंगे। आज हम अपने लेक्चर को विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने के पहले आपसे ये जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके साथ साथ में लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी प्रैक्टिस जरूर कंटिन्यू रखिए। ओके, तो धन्यवाद, और नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे।